इसके आगे हम लोग को बेटा स्टार्ट करना था करंट एज मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि करंट कैरिंग अगर कोई लूप है तो उसको हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे कि वो एक मैग्नेटिक डाइपोल है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एज मैग्नेटिक डाइपोल। ये पूछा जाता है बेटा एग्जाम में कि प्रूफ करो कोई भी करंट कैरिंग लूप जो है वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो सोचो अगर कोई इस तरीके का एक करंट कैरिंग लूप है तो इस लूप की एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट P बहुत दूर होता है, मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर या काफी फार पॉइंट पर है, बहुत दूर अगर ये पॉइंट है, ये रेडियस थी और ये डिस्टेंस हम लोगों ने R माना था, तो आप जरा कॉपी में चेक करके मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी इस कंडीशन में। इस लूप की वजह से R डिस्टेंस पर यहां पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने क्या निकाला था, म्यू नॉट बाई 2 और आई ए बाई केवल R। चेक करो भाई, जल्दी से चेक करो। म्यू नॉट बाई 2 आई ए बाई R ठीक है, लेकिन चेक करो क्या है, आई ए स्क्वायर बाई R क्यू। चेक करो क्या ऐसा फॉर्मूला आप लोग को बताया है, बोलो भाई। किसी भी करंट कैरिंग लूप की एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो तो चेक करो इस तरीके का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है, म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर बाई R, जिसमें ए क्या है, ए क्या है, रेडियस है, ए इज रेडियस ऑफ द लूप, R इज डिस्टेंस फॉर द पॉइंट, है ना, इधर से पॉइंट का डिस्टेंस है R। यहां पर सोचो अगर हम लोग ये प्रूफ करना चाहते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो इसमें दो पोल्स होने चाहिए। पोल्स का मतलब एक नॉर्थ हो तो एक तरफ साउथ हो। ये चीज को हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं, वही डेरिवेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो उसके लिए जरा याद करो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अगर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता तो बोलो ये निगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, इनके बीच का ये डिस्टेंस 12 होता है, सेंटर से बोलो R डिस्टेंस पर हम लोगों ने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर रखा है यहां पर, यहां पर इस पॉइंट P पर अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा क्या पढ़ा है, हाँ 1/4πε0 2p बाई R क्यू। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये आता है, ठीक, और मैग्नेटिक डाइपोल के लिए फॉर्मूला फिलहाल अभी ये, लेकिन अभी इसमें प्रूफ नहीं हो रहा है कि डाइपोल है क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे लगे नहीं। आर क्यूब केवल कॉमन है, इसका कांस्टेंट तो पूरा है 1/4πε0, लेकिन इसका कांस्टेंट भी नहीं पूरा है क्योंकि इसमें होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। तो इसको पहले इसके जैसा बनाते हैं। बनाने के लिए क्या किया जाए, एक छोटा सा हम लोग इसमें मैनिपुलेशन करेंगे, और मैनिपुलेशन ये है कि वी विल मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एंड डिवाइड बाई 2 पाई। जो 2 पाई नीचे डिवाइड होगा बोलो इसको 4 पाई बना देगा, और जो 2 पाई में यहां मल्टीप्लाई करने वाला हूं तो जरा ध्यान से देखो 2i पाई ए स्क्वायर, चेक करो ऐसा बन जाएगा। अब ये वाला कांस्टेंट पूरा हो गया, इसका भी कांस्टेंट पूरा है, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, बोलो ठीक। ये है i इंटू, अगर इसको हम लोग लिखें तो बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i इंटू एरिया, एरिया ऑफ द लूप पाई ए स्क्वायर, भाई रेडियस अगर a है तो इस पूरे लूप का एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर। तो ये पूरा हो गया एरिया a डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब जरा चेक करो क्या दोनों फार्मूले एक जैसे लग रहे हैं। पता ये चला अगर हम लोग दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो ये पता चला सर अगर ये P है, P का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इस IA का मतलब क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और बोलो यही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर यहां पर देखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन
r cube where this m is magnetic dipole moment. M is magnetic dipole moment, और आप लिखोगे कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑन कंपेयरिंग दिस इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। और यही सेम चीज मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवाया था कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो दैट इज एन आई ए। एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया। तो यहां भी वही बात आई, करंट इनटू एरिया। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए इसमें भी तो एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहां पर हो जाएगा तो इसमें भी हो जाएगा। क्लियर? तो इससे पता चल गया कि दोनों फार्मूले जो हैं वो एक ही जैसे हैं, केवल 2 पाई का मल्टीप्लाई डिवाइड तो हमने किया। इसका मतलब बोथ फार्मूला आर एग्जैक्टली सेम, मतलब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम कंपेयर कर सकते हैं और हमको पता है कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका मतलब ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है। हेंस वी कैन से दैट करंट कैरिंग लूप इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल में दो पोल्स होने चाहिए, नॉर्थ साउथ। तो इसको शायद मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि अगर ये एक मान लो रेक्टेंगुलर या मान लो एक सर्कल है, ये लूप है, इसमें अगर करंट बेटा क्लॉकवाइज है तो आप लोग को एक क्लॉक फेस रूल पढ़ाया गया था। अगर इधर से देखने पर, इधर की तरफ से देखने पर अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये कौन सा पोल हुआ? साउथ। और तुम्हारी तरफ से अगर क्लॉकवाइज है तो मेरी तरफ से यही चीज एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये ऐसा वाली बात होगी कि ये लूप है, इधर की तरफ ये साउथ है और इधर की तरफ ये नॉर्थ है, और बोलो इन दोनों के बीच में बस केवल यही इतनी सी डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस बहुत ही कम है। सो दैट इज वेरी स्मॉल, और होना भी चाहिए। यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो बोलो ये डिस्टेंस 12 बहुत छोटा होता है। सेम तरीके से यहां पर भी जो दोनों पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, उसके बीच का डिस्टेंस भी अगेन बहुत छोटा है। सो वी कैन से दैट अ करंट लूप इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इज इट क्लियर? ठीक, तो इसमें हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू आई टाइम्स ए वेक्टर, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट तो स्केलर है बट एरिया वेक्टर है। इनफैक्ट करंट टेंसर है बट एरिया हमारा वेक्टर है। तो जो डायरेक्शन एरिया का हो वही सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का भी होता है। बस राइट हैंड थंब रूल होता है। We have right hand thumb rule for the determination of its direction. तरीका सिंपल है कि अगर एक लूप हम लोग ऐसा कंसीडर करें कि इस वाले लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज है, ऐसा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, पहले तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसका बताओ क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। कोई भी एरिया होता है उसका डायरेक्शन यही होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ठीक, लेकिन वो आउटवर्ड, जैसे अगर ये एरिया है तो आउटवर्ड ये भी है और आउटवर्ड ये भी है, दोनों ही आउटवर्ड है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है सर कौन वाला। तो इसलिए यहां पर डिफाइन किया गया राइट हैंड रूल। वो ये कहता है कि करंट की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को घुमाओ, जिधर थंब शो करे वही डायरेक्शन है एरिया का, वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर यहां पर कैसा आएगा? इनवर्ड्स। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये लूप हम लोग यहां पर कंसीडर कर लें और इसमें क्लॉकवाइज ना होकर मान लो एंटी क्लॉकवाइज हो, लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इस बार हम ऐसे करेंगे, सो दैट विल बी आउटवर्ड्स। सो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर विल बी आउटवर्ड्स। तो इस तरीके से ये सिंपल सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। This is right hand thumb rule. तो ये बहुत आसान है, समझ में आ गया। करंट के हिसाब से फिंगर, अगला एक इसमें कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में बेटा रिवॉल्व कर रहा है और उसके सेंटर पर यहां कहीं पर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में हम सबको पता है कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे और ये इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, इसकी अपनी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, इसका अपना बेटा कुछ ना कुछ मास होगा, ये जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट के अपना कुछ ना कुछ रेडियस होगा। इतनी चीजें हमको यहां पर पता है, रेडियस पता है, स्पीड पता है और उस इलेक्ट्रॉन का मास पता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो बोलो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट हम लोग मान सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ करंट कैरिंग लूप, ये भी एक करंट लूप है। अगर हमसे कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो आपने पढ़ चुके हो आप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो करंट इनटू एरिया के बराबर है। तो अब हमको भी यही काम करना है कि ये जो लूप है इस लूप में हमको एरिया पहले तो पता हो पाई आर स्क्वायर, और हमको करंट पता हो कि कितना करंट यहां पर फ्लो हो रहा है। तो बेटा करंट कितना होगा यहां पर बताइए, करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लोइंग होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो भाई आई बराबर क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कौन सा यहां पर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, और टाइम जो होगा वो एक चक्कर में अगर देखें तो दैट विल बी टोटल टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड के लिए आप यहां पर एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख सकते हो कि सर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बोलो एक चक्कर में कितना चलता है 2 पाई आर, और टाइम बेटा कितना लगेगा कैपिटल टी। तो कैपिटल टी की वैल्यू मैं वहां से निकाल सकता हूं, दैट वैल्यू इज 2 पाई आर अपॉन वी। ये v जाएगा ऊपर तो ये बनेगा ev अपॉन 2 पाई r। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन हमें केवल करंट नहीं चाहिए, हमें करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ लूप हम सब लोग जानते ही हैं, एरिया ऑफ दिस लूप वी कैन से दिस इज पाई इंटू आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट सोचो इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट आपका आता है करंट इंटू एरिया। करंट कितना है ई वी अपॉन 2 पाई आर होल मल्टीप्लाइड बाई एरिया पाई आर स्क्वायर। चेक करो, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये बेटा वैल्यू आएगी ई वी आर बाई 2। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो निकल करके आया उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, वो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया ई वी आर अपॉन 2। क्या ये बात समझ में आई? इसका डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम दिस विल बी इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन में किधर आएगा, अंदर की तरफ। फिर अगर हम लोग यहां पर बेटा कैलकुलेट करें एंगुलर मोमेंटम, देखो अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं भाई। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है mvr। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में होता है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मान लो, तो मास ऑब्जेक्ट के पास है, वेलोसिटी उसके पास है, तो वहां पर हम मोमेंटम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी, ठीक। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है तो उसके पास फिर एंगुलर मोमेंटम होता है, रोटेशनल मोशन की बात हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम होगा। उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है mvr या फिर आई ओमेगा, या फिर आई ओमेगा। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड। लेकिन उधर जाने का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमको यहाँ पर यही तीन चीजें तो पता थी, एक m, एक v और एक r, यही तीन पता है तो फालतू चीजों में क्यों जाए, वही तीन हमें फार्मूले में यहाँ रखना था। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया बेटा mvr। अब मैटर ये है कि इसके पहले जो मैग्नेटिक मूवमेंट हमने निकाला था,
मैग्नेटिक मोमेंट था EVR/2 और एंगुलर मोमेंटम हमारा है कितना, MVR। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूं। अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड करें, अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड करें इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो जरा ध्यान से देखो, ये बनेगा M/L मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, और इसकी वैल्यू कितनी है EVR/2 और एंगुलर मोमेंटम कितना है MVR। चेक करो, VR से VR कैंसिल हो गया, और ये जो रेशियो निकल करके आया मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का, ये कितना आया E/2m, जिसमें E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2, M क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर इसको आप लोग पूरा रखो और सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई होकर के ये वैल्यू आपको आएगी 10⁻10। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना आएगा 8.8 इंटू 10⁻10, और यूनिट इसका क्या होगा Q/m है, चार्ज अपॉन मास है, यूनिट बोलो, यूनिट बोलो, कूलम पर केजी। एम्पियर कहां से आया भाई, चार्ज अपॉन टाइम थोड़ी ना है, चार्ज अपॉन मास है, सो इट इज कूलम पर केजी। तो ये बेटा एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई है ना, एक ये फॉर्मूला देखो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है दैट इज E/2m। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, M इलेक्ट्रॉन का मास है। सॉल्व करो तो एग्जैक्ट वैल्यू कुछ ऐसी आ जाती है, इस तरीके की, ठीक, 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। और इस रेशियो को, ये जो E/2m आया है, इस रेशियो को हम लोग कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस इज नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, gyromagnetic ratio. Clear? So the ratio of magnetic moment and angular momentum is always constant. पहली बात भाई, charge of electron, mass of electron बोलो constant है, so this ratio is always constant. तो इसका एक मतलब आप और भी कह सकते हो, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा, क्योंकि m बराबर कांस्टेंट L, ऐसा बनेगा है ना, और कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, तो इसका मतलब m प्रोपोर्शनल टू L है। मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ रहा है मतलब एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ रहा है, या दोनों में कोई भी एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। क्लियर? और ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और इस रेशियो को क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन लो और ये बताओ कि इसका एंगुलर मोमेंटम के साथ रेशियो कांस्टेंट होता है या क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछे जाने की। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस फॉर बोर्ड एग्जाम। है छोटा सा, करना कुछ नहीं है, बस कभी भी आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा डेरिवेशन कर रहे हो बेटा, पहले डायग्राम के बारे में 2 लाइन लिखोगे। Let us consider an electron revolving around a nucleus. The mass of the electron is m, charge is E, and speed of the electron is v, radius of the path is r. अपने हिसाब से इतना मतलब डायग्राम में क्या है वो लिख दो सब, बस उसके बाद शुरू करो कि करंट की वैल्यू चार्ज अपॉन टाइम होता है, एरिया ये होता है, मल्टीप्लाई किया, मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, इक्वेशन बना दो। मतलब थोड़ा सा लगे कि आपने थ्योरी लिखा है। डेरिवेशन का मतलब होता है कॉन्सेप्ट जो है वो लगे कि हाँ एक एक चीज आप वो बता करके लिखा है, तभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला चीज, अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके इस चैप्टर में आता है, दैट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो कूलम्स लॉ मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, नाउ गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। एक चीज बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ क्या होता है, किसके बराबर? वहां पर आपने क्या पढ़ा था,
अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? जब यहां पर अगर हम लोग किसी भी मैग्नेट की बात करते हैं, देखो इसको भी मैं एक बार जल्दी से आपको बता दे रहा हूं। अगर मान लो एक चार्ज है आपका Q1, एक चार्ज है आपका Q2 और एक चार्ज है आपका -Q3, ठीक? अगर मैं इन सभी को किसी एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर अज्यूम करूं, ये होता था ना गॉसियन सरफेस, किसी भी एक गॉसियन सरफेस का काम था चार्जेस को इनक्लोज करना। तो अगर मान लो ये 3 चार्ज अंदर है कोई और कोई एक चार्ज बाहर है, तो आपने यहां पर लिखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब अंदर का चार्ज जो भी है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? सेम यहां पर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी एक चीज और सोचो, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया लिखते थे? सो दैट वाज E डॉट dA दैट वाज इक्वल टू QN बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने सबने पढ़ा रखा है, तो हम लोगों ने कई एप्लीकेशन भी किया है, वहां पर सेम यही सब पढ़ाकर अप्लाई किया जाता है। अब यहां पर जो आप पढ़ रहे हो वो मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हो। मैग्नेटिज्म में ऑब्वियस है कोई मैग्नेट होगा। अगर कोई मैग्नेट होगा तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बोलो हमेशा होगा। नॉर्थ पोल बिहेव्स लाइक पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ और साउथ बिहेव्स लाइक निगेटिव पोल स्ट्रेंथ। अब इसके आसपास का जो भी गॉसियन सरफेस होगा बोलो वो जब भी कवर करेगा एक पूरे मैग्नेट को कवर करेगा ऑलवेज। कभी भी एक सिंगल पोल को कवर नहीं कर सकता क्योंकि सिंगल पोल होता ही नहीं है। बोलो भाई, तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के अंदर हमेशा पूरा का पूरा मैग्नेट होगा। अब मैग्नेट चाहे ये वाला हो, चाहे ये कोई एक दूसरा मैग्नेट है, यहाँ कहीं पर एक तीसरा मैग्नेट है, जितना भी होगा, लेकिन अगर मैग्नेट है तो नॉर्थ साउथ साथे में होगा, वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग सेम चीज को यहां पर लिखें इस बार, तो जरा ध्यान से सोचो, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dA, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो भाई, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स था E डॉट dA तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? B डॉट dA, और ये बोलो हमेशा 0 बराबर होगा। दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। यही है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब ये बताओ 0 क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर अगर पॉजिटिव है तो इसके अंदर उतना ही निगेटिव भी है, तो हमेशा नेट चार्ज कितना होगा? 0। बात समझ में आया? इससे ये पता चला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स passing through any Gaussian surface is always 0। गॉसियन सरफेस से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0। और इससे एक बात और समझ में आती है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा लूप बनाती है? क्लोज्ड लूप। क्योंकि वो नॉर्थ से बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इधर से निकली नो डाउट, लेकिन घूम के किधर आई? साउथ में। तो अगर एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकली है बेटा, तो घूम फिरकर वापस आनी आनी है। बोलो भाई, जबकि वहां पर क्या होता था, अगर हमने एक गॉसियन सरफेस माना तो इस गॉसियन सरफेस से इतना फील्ड लाइन निकल गया, तो वही तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते थे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, कितना फ्लक्स यहाँ पर है। फ्लक्स का मतलब ही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। तो वो एरिया कौन था? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, यही तो वहां निकालते थे। यहां पर गॉसियन सरफेस से हमेशा 0 फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि जो निकलेगा वो वापस आ जाएगा। जो भी फ्लक्स लाइन निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो वापस आ जाएगी।
तो दैट फ्लक्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। इससे कई सारे बेटा रिजल्ट हमें पता चलते हैं। पहला रिजल्ट तो यही है जो मैंने आपको बताया कि देयर इज नो स्टार्टिंग और एंडिंग। मैग्नेटिक फील्ड में कोई स्टार्टिंग है, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, नॉर्थ से साउथ, साउथ बस नॉर्थ। दूसरा है आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट, एक अकेला नहीं कर सकता, केवल नॉर्थ या केवल साउथ ऑलवेज। मैग्नेटिक पोल जो वो हमेशा नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा, उसका स्ट्रेंथ हमेशा सेम होगा, इक्वल एंड अपोजिट। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता था कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो माइनस क्यू होगा तो ये प्लस क्यू होगा, और दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। और इसके बाद चौथा है नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड सरफेस इज एट सरफेस। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जितना फील्ड लाइन यहां से निकलेगा उतना ही फील्ड लाइन यहां पर एंटर करेगा, ताकि नेट फील्ड लाइंस कितनी हो जाए, 0। सो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस ऑफ एनी शेप विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यही है आपका गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। बात समझ में आ गई, क्लियर है? इसके बाद अब आता है बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह लो या एक छोटा सा चैप्टर कह लो, दैट चैप्टर और कॉन्सेप्ट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। कि हमारा जो अर्थ होता है, अगर अर्थ पर कहीं पर भी देखा जाए तो मैग्नेटिक कंपास या नीडल लेकर घूमोगे, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन उसमें जरूर शो होगा। तो मैटर ये है कि अगर डिफ्लेक्शन है या डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो अर्थ है दैट इज ऑल्सो हैविंग सम मैग्नेटिक पावर, है ना? अर्थ के पास भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक पावर है। तो अर्थ जो होता है, अर्थ हमेशा, अर्थ की अपनी खुद की बोलो एक एक्सिस होती है, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ध्यान से, ये है अर्थ की अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेट अस सपोज ये हमारा अर्थ का यहां कहीं पर सेंटर है, और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जियोग्राफी के हिसाब से अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है ना हर 24 घंटे में। दिन रात वाला कॉन्सेप्ट इसी की वजह से चलता है ना? तो ये जो इसका रेवोल्यूशन है वो अपनी इस एक्सिस के अबाउट होता है। तो ये जो पोल होगा, ये जो यहां पर एकदम टॉप पर ये जो पोल होगा, इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। दिस इज नॉर्थ पोल अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। ये हमारा कौन सा है, दिस इज साउथ पोल अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। क्लियर? अब ये माना जाता है कि अर्थ के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट गड़ा हुआ है, क्योंकि अर्थ में अगर लोहा 1000 साल तक पड़ा रहे तो वो लोहा अपने आप मैग्नेट बन जाता है। लोहा जो है, जो जो अर्थ के नेचुरल मैग्नेट्स निकल रहे हैं वो आखिर कहां से आ रहे हैं? जो सिविलाइजेशंस पूरी चली गई नीचे, वही सिविलाइजेशंस का लोहा है, जो बाद में धीरे धीरे हजारों सालों के बाद वही कन्वर्ट हो गया होगा मैग्नेट में। तो ये थ्योरी है, वही से पता चलता है कि अर्थ के अंदर एक बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल मैग्नेट जो है वो गड़ा हुआ है। ऐसा आप लोगों को क्लास 10th में भी पढ़ाया गया होगा, आपके एनसीईआरटी बुक में ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना, कि इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट गड़ा होगा। और ये हमारा इमेजिनेशन है, इसके बारे में हम कोई बहुत सर्टेन नहीं है, बट ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक? और ये जो मैग्नेट इसके अंदर गड़ा हुआ है, इस मैग्नेट का भी अपना कुछ ना कुछ एक्सिस होगा। तो ये हमने अर्थ का सेंटर मान लिया है, ये सेंटर है अर्थ का, और ये जो हम लोगों ने लाइन बनाई है ये भी एक अर्थ की एक्सिस हो गई। इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ।
कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट गड़ा हुआ है ये उस मैग्नेट का एक्सेस है। क्लियर? और ये अगर नॉर्थ है तो इधर की तरफ इस वाले मैग्नेट का साउथ होता है, अपोजिट पोल्स होते हैं। तो ये मैग्नेट का हो गया साउथ और इधर कहीं मैग्नेट का हो गया नॉर्थ। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? ठीक, अब यहां पर सबसे पहला एक डेफिनेशन है छोटा सा कि ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस क्या है। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन, ये लाइन क्या कहलाती है? जियोग्राफिक एक्सिस। तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर क्या पता होनी चाहिए? जियोग्राफिकल एक्सिस। दूसरी चीज आपको यहां पर पता होना चाहिए मैग्नेटिक एक्सिस। तो आप इसमें लिखोगे अर्थ के अंदर जो मैग्नेट अज्यूम किया जाता है उस मैग्नेट का एक्सिस कहलाता है मैग्नेटिक एक्सिस। इसके बाद आता है बेटा तीसरी चीज यहां पता होना चाहिए मैग्नेटिक इक्वेटर। थर्ड थिंग इज मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या चीज है? मैग्नेटिक इक्वेटर एक बहुत बड़ा सा, समझ लो आप, सर्कल है। ये एक बहुत बड़ा सा सर्कल है। लाइक दिस। अगर ये मैं यहां पे रखूं कुछ ऐसा, ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा सा सर्कल है जो पूरे अर्थ को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर, जैसे प्लास्टिक वाली बॉल देखी आप लोगों ने? प्लास्टिक वाली जो बॉल होती है जब उसको देखो तो दो कटोरी होती है, समझ लो, दो हेमिस्फीयर होता है जिसको ऐसे चिपका दिया जाता है। उसमें हमेशा एक लाइन यहाँ पर ऐसी बनी होती है, वो आप टच करोगे तो कुछ खुरदुरा होगा, पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे जॉइंट है। किसी भी प्लास्टिक बॉल में आप देखो तो ये समझ लो, ये वाली लाइन ये वही वाली लाइन है जो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब व्हाट इज मैग्नेटिक इक्वेटर? इट इज अ लार्ज सर्कल ऑन द सरफेस और सरफेस अर्थ। अर्थ की सरफेस पर ये बहुत बड़ा सा सर्कल है जो कि उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर है? इसके बाद अगली चीज यहां पर आती है, फोर्थ थिंग इज जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब बेटा होता है वर्टिकल प्लेन। मेरिडियन मतलब वर्टिकल प्लेन। सो इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस। ये देखो, ये जियोग्राफिक एक्सिस है, ये वाली, इससे पास होने वाला इस तरीके का जो वर्टिकल प्लेन होगा, दैट प्लेन इज नोन एज जियोग्राफिक मेरिडियन। बात समझ में आई? अगला देखो है पांचवी चीज यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब अगेन दिस इज अ वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू दिस एक्सिस। बोलो भाई। तो ये दो तरीके का समझ लो आप एक्सिस है हमारे पास, दो प्लेन है, एक्सिस तो आई है, दो प्लेन्स हमारे पास हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो एक प्लेन समझ लो ऐसा है, एक प्लेन इस एक्सिस से पास हो रहा है, वर्टिकल प्लेन, इसका नाम क्या है? जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन। और एक ऐसा है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर इसको हम लोग समझ रहे हैं ध्यान से तो इट इज लाइक दिस, एक प्लेन ऐसा, एक प्लेन ऐसा। बोलो भाई। और इन दोनों प्लेन्स के बीच में कुछ एंगल है, ये देखो, इन दोनों एक्सिस के बीच में भी कुछ एंगल है। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में भी यहां पर ये एंगल है, बोलो, ये वाला एंगल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इन दोनों के बीच में ये कुछ एंगल है। दिस एंगल इज डिनोटेड बाई अल्फा। दिस इज डिनोटेड बाई अल्फा। फिलहाल ये पांच समझ में आई कि नहीं आई? जियोग्राफिक एक्सिस जो अर्थ का अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जिसके अबाउट अर्थ खुद रोटेट करता है। दूसरा है मैग्नेटिक एक्सिस, यानी अर्थ के अंदर जो पावरफुल मैग्नेट हम मानते हैं उस मैग्नेटिक एक्सिस होता है मैग्नेटिक एक्सिस। तीसरी चीज है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये एक बहुत बड़ा सा सर्कल है जो अर्थ को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक,
तीसरा है सॉरी चौथा और पांचवा है मेरिडियंस। मेरिडियंस दीज आर द वर्टिकल प्लेन्स पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, ये तो फंडामेंटल था ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा ऐसा है। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में देखो जरा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फर्स्ट एलिमेंट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये सी है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फिर दूसरी चीज है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जिसको हम लोग एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। और तीसरी चीज बेटा यहां पर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ध्यान से समझना एक एक करके। इन तीन में से कोई एक डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में 100% आएगी, जिसमें से पहली और दूसरी की डेफिनेशन आने के चांसेस ज्यादा हैं। बात समझ में आया? इन दोनों को पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरी वाली। और मतलब ये मान लो कि अगर एक 90% इंपॉर्टेंट है तो एक 80% इंपॉर्टेंट है, ऐसी वाली बात है। बस एंगल ऑफ डिप ज्यादा पूछा जाता है, और लेकिन वो भी पूछा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। तीन में से कोई दो में कोई एक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई? अब आया कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, इट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस। सिंपल। व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है भाई? पहली बात, इट इज डिनोटेड बाई अल्फा। ठीक है? और इसको आप बहुत सिंपली लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द एंगल, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन, geographic meridian and magnetic meridian at a place। किसी भी प्लेस पर जो जियोग्राफिक मेरिडियन होगा और जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, उन दोनों के बीच का एंगल जो होगा दैट इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। इज इट क्लियर? सही है। दूसरी चीज देखो, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, ध्यान से समझिएगा डायग्राम को। समझना जरा। नहीं, देखना जरा ध्यान से, ये मैं क्या बना रहा हूं। चलो इसको हटाते हैं, मैं इसको अपने हाथ से ही इसको नॉर्मली बना रहा हूं।
वो ये है कि जो दोनों डिक्लिनेशन वाले मेरिडियंस हैं, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन और तुम्हारा ज्योग्राफिक मेरिडियन, अगर इन दोनों मेरिडियंस को मैं बनाऊंगा तो क्या कुछ ऐसा बनेगा, इट इज लाइक ओपन बुक। भाई एक ऐसा था और एक ऐसा था, तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, जस्ट लाइक ओपन बुक। एक तो पीछे है, बात समझ में आई? जो सामने हमको दिख रहा है ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, जो सामने दिख रहा है वो मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म, तो हमारा इंटरेस्ट बार बार किस में है? मैग्नेटिक मेरिडियन में है, मैग्नेट में इंटरेस्ट है। ज्योग्राफी के हिसाब से क्या हो रहा है हमें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बताया इसलिए जाता है क्योंकि कहीं कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। तो ये हो गया आपका जियोग्राफिक मेरिडियन, जो कि पीछे हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन। इतनी बात क्लियर है? अब सोचो अगर मैं यहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग या कंपास लेकर आए, सिंपल एक कंपास लेकर आए, क्या कंपास हमेशा इस तरीके से नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करता है? अगर एक नीडल ले आया जाए, मैग्नेटिक नीडल, सो दैट नीडल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेक करो ऐसी होती है कुछ। भाई अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यही तो डायरेक्शन में होगी, लाइक दिस। तो ये जो बना हुआ है आपके सामने अभी, ये क्या चीज है? दिस इज अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज है ये? दिस इज अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों मेरिडियंस के बीच का एंगल बोलो अल्फा होता है, यही तो पढ़ा हम लोगों ने, दिस एंगल इज अल्फा। जो दूसरा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विच इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैं उसको समझा रहा हूं आपको। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन होता है बेटा ये वाला एंगल, दिस एंगल विच इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा। दिस एंगल डेल्टा इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। अब देखो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है, लिख रहे हैं यहां पे हम, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ये दूसरा था जिसको एंगल ऑफ डिप भी कहा जाता है, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज एज इट इज आपको याद करनी है। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन अर्थ्स total magnetic field, Earth's total magnetic field, and horizontal direction in मैग्नेटिक मेरिडियन। अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड बोलो ये है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन किस मेरिडियन में है? मैग्नेटिक मेरिडियन, पीछे वाले में नहीं। देखो हॉरिजॉन्टल बेटा वो भी होगा, अगर मैं एक ओपन बुक ऐसे ले लूं, ये अगर ओपन बुक है मान लो, तो अपने प्लेन में हॉरिजॉन्टल है, प्लेन में ये वाला हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल यही है दोनों का। बात समझ में आ रही है? ये हॉरिजॉन्टल दोनों का अलग अलग है, तो हमको इससे मतलब है, हमको इसके साथ, क्योंकि यहाँ दो एंगल्स बन सकते हैं। अगर मैग्नेटिक, तो वही लाइन तो है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक? तो इस लाइन का हमको एंगल कहां से चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल है डेल्टा।
इधर से नहीं चाहिए, 3D एंगल की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल 2D एंगल की बात हो रही है, हमको ये डेल्टा एंगल चाहिए, दैट एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इसमें आप लोग गलती ये करते हैं, आप कहते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल होता है वही डेल्टा है। गलत है, हमको हॉरिजॉन्टल कहां पर चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन में चाहिए। इस मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाता है वो होता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को ही हम लोग एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ डिप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्लियर? फिर आई बेटा तीसरी चीज, तीसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल डेल्टा है, तो इसका एक कंपोनेंट बोलो इधर होगा, दिस कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू होगी बी कॉस डेल्टा। बोलो भाई, एक इधर की तरफ भी कंपोनेंट होगा, दिस इज बी साइन डेल्टा। अगर मैं नेक्स्ट पेज में यही दोनों फॉर्मूले लिखूं तो जरा चेक करिएगा, बी एच का मतलब क्या था, बी कॉस डेल्टा। बोलो भाई, ये बी है, ये डेल्टा है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस डेल्टा, और ये सो दिस इज बी वर्टिकल विच इज बी साइन डेल्टा। अगर हम लोग यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को देखो, ये दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए, ठीक। अगर इन दोनों को मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वर्टिकल का स्क्वायर हमारे पास आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। बोलो ये 1 होता है। सो वी हैव अ फॉर्मूला इन दिस चैप्टर, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। बोलो, ये फॉर्मूला आपके पास सबसे पहला फॉर्मूला आ गया इस टॉपिक में, ठीक। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, सो दैट विल बिकम tan डेल्टा। बोलो भाई, tan डेल्टा कितना आएगा, बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। दिस इज अनदर फॉर्मूला। देख लो भाई, कोई डाउट हो इतने में तो पूछ लो हमसे। स्क्वायर करके ऐड किया बी स्क्वायर, दोनों डिवाइड किया साइन अपॉन कॉस, देखो बी कट गया, साइन अपॉन कॉस tan, दैट इज बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। अब दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट पता होगा, और अगर एंगल ऑफ डिप दे तो बोलो दूसरा कंपोनेंट निकाल लेंगे। अगर बोले कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 0.2 टेस्ला, कॉस कुछ भी दे दे और एंगल दे दे 30 डिग्री है, तो tan 30 डाल देंगे 1/√3, और ये जो भी 0.2 है उसको रख देंगे, तो ये वाला आ जाएगा। बात समझ में आई? एक यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला आ जाता है, और यही है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपसे कहें तीसरा कंपोनेंट बताओ क्या होता है, तो आप कहोगे इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, व्हिच इज डिफाइंड एज बी कॉस डेल्टा। बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की आपसे बात कर दूं तो वो हो गया बी कॉस डेल्टा, ये हम सबको पता ही है, ठीक। और अगर इक्वेटर पे देखा जाए, एट इक्वेटर दिस एंगल डेल्टा विल बी 0 डिग्री, एंड एट पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स पर अगर देखेंगे तो यही एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ये दो आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको दिमाग में रखिएगा। तो सिंपली जरा बताओ, अगर इक्वेटर पे आपसे कहें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कितना आएगा, एट इक्वेटर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, कितना आएगा, बी, एंड एट पोल्स बी एच की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। तो अर्थ की मैग्नेटिज्म में इतना ही है, यही सब चीजें, यही सब डायग्राम्स, ठीक। यही डायरेक्ट पूछा जाता है, इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप कितना है, पोल्स पर एंगल ऑफ डिप कितना है।